आइए बच्चों, हम अपनी पाठ चर्चा को अब और भी आगे बढ़ाते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि संसाधन नियोजन भारत में किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, आप संसाधन नियोजन क्या होता है ये तो समझ चुके हैं, लेकिन अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि संसाधन नियोजन भारत में किस प्रकार से आखिर किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में प्लानिंग के लिए हम सबसे पहले 1950 में आज़ादी के तुरंत बाद किस संस्था का गठन किया गया था? हाँ, बिल्कुल सही, योजना आयोग का। लेकिन अब ये योजना आयोग नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, अब इसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग नाम है। और ये कब बना? ये बना 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, तो इसी नीति आयोग आप देखेंगे अभी फरवरी मार्च के महीने जब आएगा तो उस समय देखेंगे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को नीति आयोग में बुलाया जाता है। उनके साथ विचार विमर्श चर्चा होती है, विचार विमर्श किया जाता है कि वो अपने राज्य के लिए आखिर किस प्रकार के विकास की उम्मीद रखते हैं, किस प्रकार की विकास चाहते हैं, और फिर उसी अनुसार बजट में प्रस्ताव पारित किया जाता है, पैसे निकाल दिए जाते हैं और फिर संबंधित राज्य या पूरे देश में उसके अनुरूप विकास का कार्य होता है। ठीक है, तो ये जो संसाधन नियोजन की प्रक्रिया हमारे देश में है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया होती है और जो कि अलग अलग चरणों में हम इसको पूरा करते हैं। तो हम भी अपने चर्चा के दौरान एक एक करके इन चरणों पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला चरण संसाधन नियोजन का जो है वो होता है सर्वे का। सर्वे यानी सर्वेक्षण का। ठीक है, आप अपने गांव में भी देखते होंगे कभी भूमि का सर्वेक्षण अभी कुछ दिनों पहले कहीं कहीं हो चुका है और किन्हीं किन्हीं जगहों पर अभी ये चल रहा है, लैंड सर्वे, भूमि सर्वेक्षण। तो उसमें क्या करते हैं? सर्वे किया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, फिर उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन आंकड़ों के आधार पर एक मानचित्र तैयार किया जाता है ना। आप देखते होंगे कि भूमि, जैसे आप कभी देखे होंगे अपने बुजुर्गों को, जब उन लोगों को खेत ज़मीन का कोई भी विवाद होता है तो वो लोग एक नक्शा निकालते हैं। उस नक्शे में ये रहता है कि ये किसकी ज़मीन है, ये अमुक की ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो वो नक्शा कैसे आया? वो नक्शा आता है ऐसे ही सर्वेक्षणों के द्वारा, सर्वे के द्वारा। सर्वे किया और उसे बस यूं ही छोड़ दिया नहीं, हम मानचित्र बनाते हैं और उसका गुणात्मक और मात्रात्मक यानी संसाधन के गुण के बारे में कि किस तरह का, किस किस्म का, किस क्वालिटी का संसाधन है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसका भी हम आकलन करते हैं। और बच्चों, सर्वे के दौरान आप जो अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इन टूल्स का, इन औजारों का इस्तेमाल करते हुए भी आपने देखा होगा। कोई औजार डंपी लेबल, कोई औजार रेंजिंग रॉड, और आजकल तो आप देख रहे होंगे कि सर्वे में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल होने लगा है। बच्चों, ये तो हो गई पहले चरण की बात। अब आते हैं दूसरे चरण में। संसाधन नियोजन के दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में, जैसा कि आपको वो त्रिभुज याद होगा, दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी जो उपयोग किया जाएगा संसाधन के दोहन में, उस प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाओं की भूमिका यहाँ पर आ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके गांव में अभी नाली बन रहा होगा या सड़कें बन रही होंगी, तो पहले तो इन सड़कों और नालियों के लिए कि नाली किधर किधर से जाएगी, सड़कें कैसे जाएंगी, तो पहले तो इसके लिए सर्वे हुआ। सर्वे के बाद उसके बाद आप लोग सुनते होंगे कि अमुक संस्था को या अमुक व्यक्ति को ठेका दे दिया गया है, वो बनवाएगा नाली, ये संस्था बनवाएगी सड़क। तो इस तरह से ये दूसरे स्टेज की बात होती है रिसोर्स प्लानिंग में, संसाधन नियोजन में। समझ गए? चलिए, अब तीसरे चरण पे होते हैं हम लोग, आते हैं जिसमें क्या होता है? मान लीजिए आप कोई काम करते हैं और हम पढ़ा रहे हैं अभी आपको और आप किसी और काम में लगे, आप अपने ट्यूशन का, कोचिंग का होमवर्क बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हम लोग जिस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से ना आप समझ पाएंगे, ना मेरे समझाने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। तो फिर क्या हुआ? इस तरह से तीसरा चरण जो संसाधन नियोजन का होता है वो समन्वय स्थापित करने का होता है। यानी जो काम संसाधन विकास का होना है, वही राष्ट्रीय विकास की योजना भी उसी से संबंधित बनाई जाए और दोनों योजनाओं के बीच तालमेल रखा जाए, दोनों योजनाओं को जोड़ा जाए। उससे क्या होगा? विकास का जो भी हमारा लक्ष्य होगा, वो लक्ष्य, सही कहा आपने, वो लक्ष्य हम तेजी से पूरा कर पाएंगे और तब
हमारा संसाधन नियोजन जो है वो रिसोर्स प्लानिंग की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल पूरी हो जाती है। बच्चों, अब हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। हम इतना ज़रूर जान चुके हैं कि संसाधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इस वर्तमान पीढ़ी के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने चर्चा किया कि जब मनुष्य आया धरती पर उससे बहुत पहले से ये सारे संसाधन धरती पर उपलब्ध थे, लेकिन उन लोगों ने इसका या तो उपयोग नहीं किया या इतनी मितव्ययिता से, इतनी समझदारी से इसका इस्तेमाल किया कि वो संसाधन आज भी हमारे उपयोग के लिए प्रचुर मात्रा में छोड़ गए। अब ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस संसाधन का अपने उपयोग करके सिर्फ ख़त्म ना कर दें, बल्कि क्या करें, हाँ, इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, उनके इस्तेमाल के लिए भी छोड़ के जाए। ये कोई मतलब थोड़ी हुआ कि हमें मिला और हम बस पूरा इतना गंदा कर दे जल को, इतना भूमि की उर्वरता को समाप्त कर दे कि आने वाली पीढ़ियाँ उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। ये तो गलत बात है, ऐसा हमें नहीं करना है। और जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो इसे ही हम क्या कहेंगे, हाँ, इसे हम कहेंगे संसाधन संरक्षण। अब जैसे आप देखिए, आपके घर की अपनी बात कर लीजिए। आपके घर में आपका खेत है, ज़मीन है, घर है। ये तो कई लोग कहेंगे कि हाँ, ये मेरे पिताजी ने खरीदा। नहीं, बहुत सारे, ठीक है, बिल्कुल सही कि किसी के पिताजी ने खरीदा होगा, लेकिन अधिकांश बच्चे ऐसे होंगे जिनको दादाजी ने पिताजी तक स्थानांतरित किया होगा, मतलब वो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो संसाधन चले आ रहे हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पूर्वजों ने दुर्भाग्य से या तो ज़मीन बेच दिया या ज़मीन किसी के पास गिरवी रख दी। तो ऐसे परिवारों को आप अपने आसपास में, अपने गांव घर में देखते होंगे, जीवन जीने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। या तो उनके घर के बड़ों को बाहर जाके कमाना पड़ता होगा, या फिर वो दूसरों की खेतों और ज़मीन में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते होंगे। तो ये परिवार जो दूसरे परिवार की मैं चर्चा कर रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने संसाधनों को बचाकर नहीं रखा। वैसी परिस्थिति आई कि उन्होंने अपने संसाधनों को स्वयं ही उपयोग करके समाप्त कर लिया, आगे वाली पीढ़ी को नहीं दिया। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आगे की पीढ़ियाँ सफ़र करेंगी, वो परेशान होंगी। लेकिन पहले केस में हमने देखा कि उन्होंने अपने ज़मीन को बचा के रखा, तो अभी की पीढ़ी आरामदायक ज़िंदगी जी रही है ना। तो हम इस तरह से देखते हैं, भूगोल में जब संसाधन संरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसका उदाहरण आप देखते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या हुआ, वहाँ औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई, ठीक है। और उस औद्योगिक क्रांति में उन्होंने क्या किया, अपने कोयले का भरपूर इस्तेमाल किया। नतीजा क्या हुआ, उनका कोयला समाप्त हो गया। और आज आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड एक विश्व शक्ति के रूप में उसकी शक्ति क्या है, कमज़ोर हो गई है। अमेरिका से तो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, अमेरिका है, रूस है, ये देश ज़्यादा ताकतवर है बजाय कि इंग्लैंड के, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए कि संसाधन संरक्षण क्या है और संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है। तो हम अपने पाठ्यपुस्तक में जो उद्धृत है उसको हम लोग देख सकते हैं, वो परिभाषा के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हैं कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है।